ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट ऑल मॉर्निंग सर। लीडर। जय आसिफ सर। मेरा नाम सचिन अग्रवाल है। आज से लगभग 19 साल पहले अगस्त 2002 आरसीएम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई थी। एक ऐसे परिवार से संबंध रखने वाला सामान्य सा लड़का, आम सा लड़का, जिसके बचपन में हालात ऐसे भी थे कि कई बार दो वक्त का भोजन लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। 10वीं की क्लास की पढ़ाई तक हमारे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे। हम लोग पैदल, मैं और बड़े भैया श्याम अग्रवाल, 1.5-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर करीब स्कूल पढ़ता था, तो 2 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे, पैदल आते थे 10वीं क्लास तक, क्योंकि साइकिल खरीदने को पैसे नहीं होते थे। इवन फुल पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे उस समय। 7वीं क्लास तक तो हमारा हाफ पैंट था, 7वीं क्लास के बाद फुल पैंट अलाउ हो गया था, तो सारे दोस्त फुल पैंट पहन के आते थे। हम लोग वही 7वीं क्लास के पहले के हाफ पैंट को अल्टर करके हमने 3 साल उसको और चलाया। पीछे से थोड़ा सा खोल के बड़ा कर दिया जाता था। 3 साल और चलाया क्योंकि फुल पैंट खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो दोस्त काफी चिढ़ाते भी थे। अंशुमन जी उड़ीसा से हैं, उनको मालूम है कि उड़ीसा में जो स्कूल का फ्रेंड्स का सर्कल होता है, तो वो किस तरीके से एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। तो दोस्त हाफ पेंटिया इस तरीके से बोलकर चिढ़ाते भी थे। वो बचपन हमने देखा है, और आज आरसीएम बिजनेस की बदौलत कोई ऐसा सपना नहीं है जो 19 साल पहले मैंने लिखा था अपने अपलाइन के बोलने पर एक डायरी पे और घर की दीवार पर चिपकाया था एक चार्ट पेपर पे। उसमें से एक भी सपना ऐसा नहीं है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। हाँ, हमने और नए बना लिए, और बहुत सारे नए बना लिए, बट सारे पूरे हो गए। अच्छा, क्या ऐसा हुआ कि जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया अगस्त 2002 में, और मैं जिस भी व्यक्ति के पास लेकर गया, तो वो व्यक्ति बिल्कुल तैयार खड़ा था स्वागत के लिए कि सचिन जी आइए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, हम भी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और आप हमारे पास अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए मिठाई खाइए और लाइए आरसीएम में ज्वाइन कराइए। क्या लगता है आपको, ऐसा हुआ होगा हमारे साथ? अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि जो आपके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो चुका है 19 साल पहले। हमें भी कई जगह पे धुतकार मिली, हमें भी कई जगह पे बहुत भली बुरी बातें सुनने को मिली। मेरे दोस्तों ने यहाँ तक मुझे बोला कि सचिन अगर आरसीएम की बात करेगा तो दोबारा घर पे नहीं आना। लेकिन बहुत सारे, देखिए दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कामयाब, दूसरे नाकामयाब। यस और नो? यस। डू यू एग्री? यस चैट सर। बॉक्स में आप ये यस चैट बॉक्स में आप मुझे यस या नो लिख करके बता सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ, मेरी बातें आप तक पहुंच रही है। तो चैट बॉक्स में आप सभी के पढ़ता रहता हूँ। यस, रंजीत जी का रिप्लाई आया है। अभी केवल एक साथी का रिप्लाई मुझे मिला है, हाँ अंशुमन जी का भी आ गया। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब, दूसरे नाकामयाब। क्या आप सहमत है? सहमत है तो यस लिखिए, सहमत नहीं है तो नो लिखिए। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक कामयाब, दूसरे नाकामयाब। यस या नो? यस या नो? सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, बट मेरा यह मानना है दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब, दूसरे भगौड़े। नाकामयाब कोई नहीं होता। नाकामयाब दुनिया में कोई होता ही नहीं है, क्योंकि आदमी को फेल तब माना जाएगा जब वो इस दुनिया से जा चुका है। जब तक हम जिंदा हैं, जीतने की उम्मीद भी जिंदा है। या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। वो अरे सीख, यार। वो सबक लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार फिर एक प्रयास में, जो कामयाबी अभी नहीं मिली वो उसमें मिल सकती है, उसमें कामयाबी नहीं मिली तो फिर एक प्रयास, उसमें नहीं मिली तो फिर एक प्रयास। एडमंड हिलेरी ने जब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया और वो प्रयास में असफल हो गए, तो पहले भी दोस्तों ने उनको बहुत उलाहना दी थी, बहुत ताने मारे थे कि कहाँ एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहे हो, आज तक कोई चढ़ा नहीं, कैसे चढ़ जाओगे, पता ही नहीं है रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, तुम कैसे चढ़ जाओगे। तो बहुत ताने मारे थे। तो जब वो वापस नहीं कर पाए, असफल हो गए और लौट कर आए, तो ताने मारने वालों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने कहा भाई हमने तो पहले ही बोला था, देखा तुमने, हमने तो पहले ही बोला था ये पॉसिबल नहीं है। तो एडमंड हिलेरी ने कहा ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि जब तक मैं एवरेस्ट पे फतह नहीं कर लेता,
मैं बार बार प्रयास करता रहूंगा, इसलिए ये पॉसिबल है, इसलिए ये पॉसिबल है। और फिर उन्होंने एवरेस्ट की तरफ देखकर कहा कि ए हिमालय, तू बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, दुनिया में सबसे ऊंचा है, मगर तेरी एक लिमिटेशन है कि तू जितना ऊंचा है तू उससे और ऊंचा नहीं जा सकता। लेकिन इंसान के इरादों की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं फिर आऊंगा अपनी तैयारी करके, और एक दिन मैं तेरी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर अपने देश का झंडा जरूर लहराऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, असफलता तो कोई चीज होती ही नहीं है, या तो सफलता होती है या सबक होता है, या तो जीत होती है या सीख होती है। हारे हुए हम उन्हीं को बोलते हैं, असफल हम उन्हीं को बोलते हैं जो हार के डर से मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कि मैं भी मैदान छोड़ दूं। लोगों ने मुझे भी ताने मारे, लोगों ने मुझे भी बातें सुनाई, लोगों ने मुझे भी बहुत कुछ भला बुरा बोला। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं छोड़ दूं। लेकिन ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था कि सचिन, इस बिजनेस को छोड़ देने का बहुत ज्यादा खतरा है। पहले ही बता दिया था उन्होंने कि बहुत ज्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि इसको ज्वाइन करना आसान है, और जिस काम को ज्वाइन करना आसान है, शुरू करना आसान है, उस काम को रोक देना भी उतना ही आसान है, छोड़ देना भी उतना ही आसान है, भाग जाना, भगोड़े बन जाना भी उतना ही आसान है। तो बोले मन बार बार कमजोर करेगा, और अपने मन को अगर मजबूत करना चाहते हो तो लिखो कि इस बिजनेस को तुमने ज्वाइन क्यों किया, क्या कारण है तुम्हारा ये बिजनेस को करने का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप ऑफिस से आए हैं, मान लीजिए आप में से कई लोग जॉब करते होंगे, कई लोग दुकानदारी करते होंगे, आप अपनी नौकरी से आए हैं या अपनी दुकान से आए। जैसे भोजाराम जी मुझे अपनी शॉप में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो मान लीजिए भोजाराम जी अपनी शॉप से घर वापस आए रात को थके हारे। अब ये रात को लगभग मुझे लगता है 8 बजे के आसपास वापस आए, और आकर के इन्होंने शर्ट वगैरह उतारा, थोड़ा रिलैक्स मोड पर आए, है ना, थोड़ा पाजामा वाजामा पहना, और अचानक घरवाली ने बोला कि थोड़ा अगले मोड़ पर एक दुकान है, वहां से कुछ सामान लाना था, तो ये सामान ले आओ। अभी उनका बाल बिखरा हुआ है, शर्ट इन्होंने उतार दी है। तो इनका ये मानना है कि भाई ऐसे हालात में अगर मैं जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, लोग देखेंगे यार ये क्या हो गया भोजाराम जी को, है ना, शर्ट वर्ट खोल करके और बाल बिखरा करके ये घूम रहे। तो बोला नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं थका हुआ भी हूँ, मैं वापस कपड़े पहनूं, हुलिया ठीक करूं, ये मेरे बस की बात नहीं, और इस हुलिये में तो मैं जाऊंगा नहीं। पत्नी बोलती क्या फर्क पड़ता है, अगले मोड़ पे तो है, जाके ले आओ ना, कौन देख रहा है, अभी रात के 8 बज गए। भोजाराम जी बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी मोहल्ले में बहुत इज्जत है, मैं नहीं जा सकता, ऐसे में ऐसे हालात में मैं जाऊंगा बाहर, ये पॉसिबल नहीं है। भोजाराम जी नहीं जाते हैं। लेकिन ये तो हो गया सिचुएशन नंबर 1। मैं आपके सामने रखता हूं सिचुएशन नंबर 2, कि भोजाराम जी के घर में या किसी भी व्यक्ति के घर में उसके जो जो छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा अगर खेलते खेलते अचानक गिर गया, सिर में चोट लग गई, सिर से खून बहने लगा, बच्चा बहुत जोर से रोने लगा, घर में कुछ इलाज का ऐसा ट्रीटमेंट का कोई व्यवस्था थी नहीं, और उसको किसी नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाना, डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसका इलाज करवाना, अदरवाइज खून ज्यादा बह सकता था। और व्यक्ति ने शर्ट खोल रखा है, बाल बिखरे हुए हैं, खून बहता जा रहा है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, क्या वो व्यक्ति शर्ट पहनेगा, बाल बाल कंगी उंगी करेगा, थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम लगाएगा, थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगाएगा, थोड़ा क्रीम व्रीम लगाएगा, थोड़ा अच्छे से तैयार होगा, फिर बच्चे को लेके जाएगा? या जैसा है, जिस हालत में है, बनियान पहनी है तो ठीक, बाल बिखरे हुए तो ठीक, है ना, थका हारा आया है तो ठीक, बच्चे को उठाएगा गोद में और भागेगा डॉक्टर के पास? क्या आप मेरे से सहमत हैं? डू यू एग्री कि व्यक्ति उसी हालत में अपने बच्चे को गोद में उठाकर नजदीक के डॉक्टर के पास भागेगा? भागेगा या नहीं भागेगा? यस और नो, यस और नो, रिप्लाई कीजिए। आपका जवाब ही मुझे मालूम पड़ता है कि आप इस मीटिंग में हैं या नहीं है। अदरवाइज नेटवर्क मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग कनेक्ट कर लेते हैं, मगर ध्यान कहीं और होता है, तो मीटिंग कुछ समझ में नहीं आती। मीटिंग 2 महीने अटेंड कर रहे हैं, रोज अटेंड कर रहे हैं, बट समझ में कुछ नहीं आया, पूछते वही है जो कल बताया गया। फिर जब उनसे पूछते हैं कि आपने मीटिंग अटेंड की, बोले हाँ सर बिल्कुल, मैं कल था मीटिंग में, तो क्या क्या बताया गया, तो वो तो मालूम नहीं है, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट कर दी मोबाइल पे और कहीं किसी काम में उलझ गए। सो आपका रिप्लाई, आपका जवाब ही मुझे ये बताता है कि आप इस मीटिंग में मौजूद हैं, तन से भी और मन से भी, और वो होना जरूरी है। अदरवाइज मीटिंग तो बहुत आएगी जाएगी, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या फर्क पड़ गया दोनों सिचुएशन में? आई वॉन्ट टू आस्क, दोनों सिचुएशन में अंतर क्या आया? पहले भी वो व्यक्ति उसी हालत में, उसी कंडीशन में था, मगर वो नजदीक के
दुकानदार दुकान के में जाने के लिए तैयार नहीं था। सेकंड नंबर सिचुएशन में वो व्यक्ति उसी हालात में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर ऑटो नहीं मिल रहा, रिक्शा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, भागते हुए पैदल भागते हुए, परवाह नहीं करेगा कि लोग क्या देखेंगे, लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, भागता हुआ जाएगा और सीधे हॉस्पिटल में जाके ही रुकेगा, थकेगा भी नहीं, थकान भी महसूस नहीं होगी। क्या फर्क पड़ गया? सबसे बड़ा जो फर्क इन दोनों सिचुएशन में है वो है स्ट्रॉन्ग रीजन। स्ट्रॉन्ग रीजन, स्ट्रॉन्ग वाई, कि करना क्यों है। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा था, पैसों की कमी की वजह से दुत्कार मैंने बहुत करीब से, दिल पर वो चोट लगी थी जब लोगों के ताने सुने थे, लोगों की उलाहना सुनी थी। अपने माँ बाप को पैसों की कमी की वजह से खून के आंसू रोते हुए मैंने देखा था, और मन में यह आग लगी हुई थी कि जिंदगी में ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, जिंदगी बदलनी है, सपने पूरे करने, सिर उठा के जीवन जीना है। पैसों की कमी की वजह से लोग हमारा अपमान करके चले जाए, हमारे साथ गलत व्यवहार करके चले जाए, हम अपने परिवार के सपने पूरे न कर पाए, तो ये ऐसी जिंदगी, लानत है ऐसी जिंदगी पर, व्यर्थ है ऐसी जिंदगी कि इंसान का जन्म मिला और हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से नहीं जी पा रहे, अपने परिवार के जरूरतों को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे, तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। ये मन में एक आग लगी हुई थी। गुस्सा क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता, गुस्सा क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार ये बहुत काम का होता है अगर आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते हैं। तो मेरे अंदर भी वो गुस्सा था, एक आक्रोश था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आज 816 लोग मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर वो क्रोध वो गुस्सा आपके अंदर नहीं है तो आरसीएम कर लें या दुनिया का कोई बिजनेस कर ले, आपके लिए कोई फायदा नहीं है, बेकार है, सारी चीजें बेकार। अंदर कोई क्रोध कोई आक्रोश होना चाहिए अपनी परिस्थिति के प्रति, अपनी इस सामाजिक व्यवस्था के प्रति, कुछ तो मन में एक तड़प होनी चाहिए। कोई व्यक्ति ने अगर बोल दिया ना कि तू नहीं कर सकता, ये फालतू की चीज है, मेरे घर पे मत आना, या कुछ भी बातें बोल दी, तो आपको इस बिजनेस को करने का एक कारण और मिल जाना चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए आपकी, मन में जुनून बढ़ जाना चाहिए आपका कि यार मुझे अब तो करना और जरूरी हो गया क्योंकि इस आदमी ने मेरा मजाक उड़ा दिया। एक कारण हो गया, पहले के 70 कारण मैंने लिख के रखे हुए, 70 लोगों ने मना किया, 70 कारण पहले से मौजूद हैं, और ये एक 71वें ने मना कर दिया, तो अब मेरे पास इस बिजनेस को करने का 71 कारण हो गया। एक और व्यक्ति ने मना कर दिया तो 72 कारण हो गया ये बिजनेस को करने का, एक और व्यक्ति ने मना किया तो 73 कारण हो गया ये बिजनेस को करने का। ये संकल्प अगर आपके मन में है तो लिख लीजिए डायरी पर कि दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है, कामयाब होने से रोक नहीं सकती। नेटवर्क मार्केटिंग अभी प्लान देख रहे थे आप, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी प्लान शेयर किया भी आपके बीच में, बहुत शानदार तरीके से प्लान शेयर किया, स्ट्रेंथ दिखाई इस बिजनेस की, इस बिजनेस का फ्यूचर, इस बिजनेस का विजन दिखाया। आप में से कितने लोगों के समझ में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिसके समझ में आ गया कि ये बिजनेस का भविष्य क्या है, तो वो ये भी समझ लें कि अगर आज हमने अपना वक्त बर्बाद किया ना, तो आने वाले वक्त में हमें अफसोस होगा इस बात पे कि हम समय पर क्यों नहीं जागे। आज वक्त कीमती है, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन हमारा कीमती है कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे जा रहे हैं या खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अगर हम अपने डेली लाइफ को जी रहे हैं, रूटीन लाइफ को जी रहे हैं, तो इसका मतलब हम समय वेस्ट कर रहे हैं। 5 साल से 10 साल से 20 साल से जो करते आए हैं वही कर रहे हैं, आज का पूरा दिन केवल वही किया, तो इसका मतलब है एक दिन और चला गया, एक दिन और खराब हो गया। और समय कीमती है, दुनिया में एक चीज जो कभी लौट के वापस नहीं आएगी, वो आपका वक्त है, समय है, ये कभी लौट के वापस नहीं आएगा। अगर एक भी दिन हमने अपने लक्ष्य की दिशा में अपने जीवन को नहीं जिया, तो वो दिन आपका खराब हो गया और उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक एक दिन कीमती, एक एक दिन कीमती। सो माय डियर फ्रेंड्स, ईयर 2021, जितने भी साथी यहाँ पर कनेक्टेड है, संकल्प लीजिए, जो आज रॉयल्टी पे नहीं है, एक कसम खाइए कि हम एक शुरुआत करेंगे आरसीएम बिजनेस में कामयाबी की, और वो शुरुआत होगी रॉयल्टी से, वो शुरुआत होगी रॉयल्टी से। और रॉयल्टी की शुरुआत करने के लिए आपको हर दिन काम करना पड़ेगा, ये याद रखिए, हर दिन काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम एक टारगेट वे पे काम नहीं करेंगे तो हम रॉयल्टी पे कभी नहीं जा सकते, और रॉयल्टी पे जाने के बाद ही आपके बड़े सफर की, बड़ी सफलता की, बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। रॉयल्टी पहला कदम है इस बिजनेस में सफलता का। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर सीढ़ियां हैं रॉयल्टी तक पहुंचने की, और रॉयल्टी से आपकी कामयाबी की मैं मानता हूं कि शुरुआत होती है। तो टारगेट लीजिए, 5 मुख्य चीजें हैं खुशहाल जीवन जीने के लिए। एक तो है सेहत, अच्छी सेहत बहुत जरूरी है, संबंध आपके आपस में बहुत अच्छे हों, ये बहुत जरूरी है, समृद्धि यानी आपके पास पर्याप्त पैसा हो
ताकि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सके, ये बहुत जरूरी है। सम्मान हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको एक सम्मानित जीवन मिले, लोग इज्जत की नजरों से देखें, और शांति सुकून सबको चाहिए। ये 5 चीजें, सेहत, संबंध, समृद्धि, सम्मान और शांति, ये सब, ये 5 चीजें हर व्यक्ति को चाहिए। इन 5 चीजों के लिए हम बहुत सारे अलग अलग प्रयास करते हैं, बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। तो आज मैं पैसों की बात करूंगा कि ये पांचों चीजें ईमानदार तरीके से अगर आपने पैसा कमाया है, तो ये पांचों चीजें कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में आ जाती है कि आप इन 5 चीजों को इन पैसों के दम पर हासिल कर सकते हैं, बशर्ते ये पैसा ईमानदारी के रास्ते से कमाया गया हो, लोगों की मदद करते हुए कमाया गया हो। और इसमें किस्मत का रोल कितना है? मेरा एक सवाल है, कितने लोग किस्मत को मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि किस्मत का रोल है? किस्मत का, एक व्यक्ति, में एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति ने 3 साल तक अपना राशिफल देखा, पेपर में आता है ना आज का राशिफल, 3 साल तक अपना राशिफल देखा, और उसको बड़ा मजा आया। 3 साल के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि एक दिन भी वो नहीं घटा जो राशि में लिखा हुआ था, हर दिन कुछ राशिफल से अलग ही घटा। लेकिन ये हुआ कैसे कि वो राशिफल सुबह नहीं देखता था, दिन की शुरुआत में नहीं देखता था, वो राशिफल देखता था रात को सोने से पहले, जब पूरा दिन गुजर चुका होता था। वो केवल इस वजह से देखता था कि चेक तो करूं कि जो लिखा था वही हुआ मेरे साथ दिन भर में, या कुछ अलग हुआ। तो वो रोज देख के हैरान रह जाता था कि जो लिखा है वो तो कुछ और लिखा है, और जो घटित हुआ वो तो कुछ और घटित हुआ। इट मीन्स कि अगर आप संकल्प ले लेते हैं कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो आपकी राशि में कुछ भी लिखा है फर्क कुछ नहीं पड़ता। आपकी किस्मत आपके हाथों में है, आपकी तकदीर आपके हाथों में। अगर आपका संकल्प मजबूत है, तो जो भी वातावरण की नेगेटिविटी, जो भी आपकी किस्मत पे लिखा है, कहते हैं किस्मत की लकीरें बदलती है कर्मों की रफ्तार से। तो हमेशा याद रखिए, आपके कर्म आपकी मुट्ठी में है, किस्मत मुट्ठी में आ जाती है अगर आपके कर्म को आप नियंत्रित कर लेते हैं। एक कुआं, किसी सूखी और बंजर जमीन में एक कुआं निकल आए तो पूरी जमीन हरी भरी हो जाती है। एक सूखी और बंजर जमीन में एक कुआं निकल आए तो पूरी जमीन में हरियाली आ जाती है। तो वैसे ही किसी भी खानदान में, किसी भी परिवार में एक ढंग का लायक बंदा निकल आए तो पूरे परिवार की तकदीर बदल जाती है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग मेरे साथ आज कनेक्टेड हैं, मोर देन 800 लोग कनेक्टेड है मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि आप सभी संकल्प लें कि आपके खानदान का वो कुआं आप बनेंगे कि जिससे पूरे खानदान में हरियाली आ जाए, पूरे परिवार में खुशियां आ जाए, आपकी पिछली जनरेशन भी आप पर गर्व करे और आपकी अगली जनरेशन भी आप पर फख्र कर सके। वो चिराग आप बनेंगे, वो कुआं आप बनेंगे। पेड़ की डाल पर जब एक पक्षी बैठा होता है तो रात को सोते वक्त सोता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो आंखें बंद कर लेता है, पर वो गिरता नहीं है। कभी भी कोई पक्षी नींद में गिरा नहीं। तो एक ईश्वर, एक खुदा, एक परमात्मा, एक वाहेगुरु, एक अल्लाह जब एक सोते हुए पक्षी को भी गिरने से बचा लेता है, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि ईश्वर आपको गिरने देगा? जिस भी आप परवरदिगार को मानते हैं, आप याद रखिए, अगर आप एक नेक काम में पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे, जरूर कामयाब होंगे, बट आपका आपका फोकस अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपको आपके लक्ष्य से भटकाने वाली बहुत सारी चीजें होंगी, आपका समय चुराने का बहुत सारे लोग प्रयास करेंगे। सचिन तेंदुलकर ये बताते हैं कि जब मैं सुबह उठकर मैच की प्रैक्टिस किया करता था, तो मेरे दोस्त मुझे बार बार मुझे प्रलोभन देते थे कि चलो थोड़ा आज मूवी देखते हैं, क्या रोज रोज क्रिकेट खेलते हो, चलो आज थोड़ा मूवी देखते हैं, चलो थोड़ा आज गप्पे मारते हैं, थोड़ा चलो आज घूम फिर करके आते हैं। मैं उनके प्रलोभन में कभी नहीं आया। मैंने अपना फोकस किया अपने प्रैक्टिस पर, जिसकी वजह से मैं इस लेवल पे हूँ, और मेरे दोस्त आज भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप आर्ट्स एंड बिजनेस करने निकलेंगे और आप एक टारगेट बनाएंगे कि मुझे रोज 2 लोगों को प्लान शो करना, मुझे रोज 4 लोगों से प्रोडक्ट की बात करनी, जब इस तरीके के कोई टारगेट आपको बनाएंगे कि मुझे आज की मीटिंग है जूम की, आज की मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, तो आपका समय चुराने के लिए आपके बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, आपके दोस्त आपको मिसगाइड करेंगे, कोई रिश्तेदार आ जाएगा। लेकिन आपका फोकस अगर आपके लक्ष्य पर है तो कोई आपको मिसगाइड कर नहीं पाएगा। ये हमेशा याद रखिए, ये जरूरी है। एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही एक आइडिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विशेषज्ञों का मानना है कि 2037 तक इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री होगी, क्योंकि सब चीजें फेवरेबल है हमारे देश में। बेरोजगारी यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लोगों को पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है, यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर दृष्टिकोण से हमारा देश नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक अनुकूल वातावरण रखता है।
तो आज क्या स्थिति है मत देखिए, आने वाला कल बहुत सुनहरा है। हालांकि आज भी हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपने सपने पूरे कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच गए। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर भविष्य को ध्यान में रख के अगले 15-17 सालों के बाद की स्थिति को ध्यान में रख के आज मेहनत कर लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए आपकी पुश्तों को कभी भी पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। आज मुकेश अंबानी पैसों के लिए काम नहीं करते, धीरू भाई अंबानी ने इतना पैसा बना दिया उनके लिए कि अब वो काम इसलिए करते हैं कि उनको मजा आता है उनको काम करने में, उस पैसे को डबल ट्रिबल करने में उनको मजा आता है, इसलिए वो काम करते हैं। बट मजबूरी नहीं, आज काम ना भी करें तो भी कई पीढ़ियां गुजर जाएगी, उनका पैसा खत्म होने वाला नहीं है। तो आप भी इस तरीके का एक साम्राज्य खड़ा कर देंगे कि आपके बच्चे इसलिए काम करेंगे कि उनको मजा आएगा काम करने में, लोगों की मदद करने में मजा आएगा, पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। बहुत बड़ा विजन है इस बिजनेस का, खेल बहुत बड़ा होने वाला है, ये खेल बहुत बड़ा होने वाला है। आज सीरियस हो जाइए, अदरवाइज वक्त गुजर जाएगा तो फिर पछताने से कुछ होगा। सोच आपकी बहुत मायने रखेगी आपकी कामयाबी के आकार को तय करने के लिए। एक भिखारी से किसी ने पूछा कि अगर आपको भीख में बहुत सारा पैसा मिल जाए तो क्या करोगे? तो भिखारी ने कहा कि मैं एक मंदिर बनवाऊंगा। पूछने वाला बड़ा खुश हुआ कि भले ही है भिखारी लेकिन सोच तो बहुत अच्छी है। तो उसने फिर भी उत्सुकतावश पूछ लिया कि मंदिर क्यों बनवाना चाहते? तो भिखारी ने कहा कि अभी मैं जिस मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगता हूँ वहां कई भिखारी और भी भीख मांगते हैं, तो कंपटीशन बहुत है। मैं एक मंदिर बनवाऊंगा और उसके सामने किसी को बैठना अलाउ नहीं करूंगा, मैं अकेला ही वहां बैठकर भीख मांगूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो भिखारी ही इसीलिए है कि उसकी सोच ही भिखारी जैसी है कि साहब उसको ये बोला जा रहा है बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो क्या करोगे, तो वो बोलता है एक मंदिर बनाऊंगा सामने बैठ के भीख मांगूंगा। तो कोई आदमी अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा तो कहीं ना कहीं उसको अपनी सोच को चेक करना चाहिए कि कहीं मेरी सोच ही तो मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं रही है। आपका विजन कि आने वाले कल में क्या होगा उसको समझना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा, जब इनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा था, किसी ने पूछा कि आपने इतने अच्छे काम किए, नोबेल पुरस्कार मिला कि आपको किसी ने रोका नहीं? इन्होंने कहा बहुत लोगों ने रोका, लेकिन मैं रुका इसलिए नहीं कि मुझे लगा कि वो लोगों को जो आता है वो कर रहे हैं, तो मुझे जो आता है वो भी तो मुझे करते रहना चाहिए। मैं अच्छे काम करता रहा, इस वजह से यहाँ पहुंच गया। तो आप अगर चलते रहेंगे, देखिए अमेरिका की खोज जब कोलंबस ने की, जब वो निकला तो बहुत दिन हो गए और एक एक करके उसके नाविक मरने लगे। जमीन कहीं दिख नहीं रही थी, समुंदर ही समुंदर में वो घूम रहे थे, चारों तरफ पानी ही पानी। तो एक बार वो अपने जहाज के निचले डेक में सोया हुआ था, ऊपर 80 नाविक थे, वो बैठ के प्लानिंग बना रहे थे आज कोलंबस को मार के समुंदर में फेंक देंगे, बहुत घुमाता है ये हमको, समुंदर में घुमा रहा है, बोलता है जमीन आएगी आएगी, तो आ तो रही नहीं है, इसको मार के फेंक देंगे। कोलंबस ने सुना, लेकिन जिस व्यक्ति का इरादा बड़ा होता है ना उसको डर नहीं लगता। वो गया ऊपर उन 80 लोगों के पास, नाविकों के पास बैठा, बोला बन गई प्लानिंग, मुझे मारने की कर ली तैयारी, लेकिन इतना भूल गए तुम कि अगर मुझे मार दोगे, जमीन तो अभी आई नहीं है, 3 दिन का राशन और बचा है हमारे पास, मुझे मार दोगे तो रास्ता कौन बताएगा, तो मौत तो तुम्हारी भी सुनिश्चित है। तो सारे के सारे पैरों पे गिर गए, बोले आप बताइए हम क्या करें, परेशान हो गए। तो कोलंबस ने कहा मुझे लगता है, मेरा अनुमान बोलता है 3 दिन के अंदर हमको जमीन दिखेगी। और साथियों हुआ यही कि 3 दिन के अंदर जमीन दिखी। वो जमीन पे उतरे, माथा टेका, वो अमेरिका था। और इससे ये साबित हो गया कि अगर किसी व्यक्ति ने सपने बड़े देख लिए, इरादे बड़े हैं, तो उसकी जीत सुनिश्चित है। रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा, बिना जोखिम के तो कुछ होता नहीं, बिना जोखिम लिए तो कुछ होता नहीं। अमिताभ बच्चन जब फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगने आए थे तो किसी ने कहा गला तुम्हारा, आवाज थोड़ी मोटी है, इतनी भारी आवाज हमारे हीरो की नहीं चलती हमारे इंडस्ट्री में, ये तो मतलब ये चलेगा नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे पैर बहुत लंबे, इतने लंबे पैर तो हीरो हीरोइन के बीच में तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं। लेकिन आज अमिताभ बच्चन की 2 खूबियां हैं जिसकी वजह से वो सुपर डुपर हिट हैं। एक है उनकी लंबाई, दूसरा है उनका गला, उनकी आवाज। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, चलते रहे तो यहाँ पहुंच गए, एक महानायक बन गए। कुछ बड़ा करेंगे ना, 4 दौर से गुजरना पड़ेगा। पहले दौर में लोग हंसेंगे, दूसरे दौर में लोग आपकी आलोचना करेंगे, तीसरे दौर में लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, और अगर आप तब भी नहीं रुके तो फिर चौथे दौर में लोग आपकी पूजा करेंगे। आज मैं चौथे दौर में हूं, लेकिन कब हूं कि जब मैं 3 दौर से गुजरा हूं। और अगर आप भी चौथे दौर में पहुंचना चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, सम्मान करें, आपके इंतजार में पलके बिछा लें, आपके साथ फोटो खींचें, आपके साथ ऑटोग्राफ लें, आपको इज्जत की नजरों से देखें, तो आपको पहले 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मैं चैट बॉक्स में कमेंट में आपका आंसर जानना चाहता हूं कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तीनों से गुजर गए तो एक दिन लोग आपकी पूजा करेंगे। जिंदगी आपकी, फैसला आपको करना है। चरय वेती चरय वेती, हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहा गया चरय वेती चरय वेती, चलते रहो, रुकना नहीं। सूरज की इज्जत इसलिए होती है क्योंकि सूरज चलता रहता है, रुक जाए तो उसकी भी इज्जत नहीं है। तुलसी गौड़ा एक महिला
12-13 साल की उम्र में उसने सुना कि कुछ बुजुर्ग बात कर रहे थे कि पेड़ कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मौसम बदल रहा है। तो इसने बोला कि चलो फिर हम पेड़ लगाते हैं। तो लोगों ने बोला नहीं नहीं, हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। गांव वालों ने मना कर दिया, सरकार ने साथ नहीं दिया। अकेले इस महिला ने पेड़ लगाना शुरू किया। अब तक 30,000 से 30,000 से ज्यादा पेड़ ये महिला अकेले लगा चुकी है, इसलिए इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इसकी एक ज्वलंत मिसाल है। अगर एक व्यक्ति इतना चमत्कार कर सकता है, तो जब पूरी टीम मिलकर कुछ काम करेगी तो क्या कर सकती है। हमेशा याद रखिए, टीम को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, अपनी टीम के साथ रहना बहुत जरूरी है। दांत अकेला मुंह से निकल गया ना, जबड़े से निकल गया, अकेला दांत किसी काम का नहीं। जब तक मुंह के अंदर है तब तक काम का है। पत्ता जब तक पेड़ पे है काम का है, पत्ते पेड़ से बाहर निकल गया तो उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। बाल जब तक सिर पे है काम का है, सिर से बाहर निकल गया तो उस बाल की कोई वैल्यू नहीं है। 1 लाख में जो एक है उसको अगर हटा दिया तो ना एक किसी काम का, ना जीरो किसी काम का। एक मजबूत टीम का निर्माण कीजिए। आज से में जो मौका आपको मिला है ना, उसका प्रॉपर यूज कीजिए। दुर्गा माता की फोटो को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इनके 8 हाथ हैं, इनके 8 हाथ हैं और मुख एक है। तो इनकी फोटो, इनकी मूर्ति हमको ये बताती है कि बोलो कम करो ज्यादा, क्योंकि बोलने से रिजल्ट नहीं आएंगे, करने से रिजल्ट आएंगे। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी है ना, तो आज कीजिए, अभी कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। और एक दिन में कुछ नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि शुरू आज करना पड़ेगा, लेकिन आज एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन खाना खा के पहलवान कोई नहीं बनता। आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। कामयाबी को, कामयाबी को अगर आप मेरे से पूछेंगे कोई एक शब्द बताइए, कामयाबी का मंत्र, कामयाबी का राज, चलते चलते क्या वो एक शब्द बता दूं? दुनिया में किसी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी के लिए सबसे शक्तिशाली जो शब्द है, क्या वो शब्द बता दूं आपको? यस। यस। कमेंट में मुझे उत्तर चाहिए सर आपका। एक शब्द में अगर आप उसे पूछे कि एक शब्द बताइए सर, एक शब्द बताइए कि कामयाबी के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो वो एक शब्द है डिसिप्लिन। यस माय डियर फ्रेंड्स, डिसिप्लिन, अनुशासन। किसी काम को शुरू करना आसान है, मगर उस काम को एक डिसिप्लिन के साथ रेगुलर वे में मेंटेन करना, ग्रोथ को रेगुलर वे में मेंटेन करना, प्लान शो को रोज दिखाना, रोज प्लान शो करना, रोज प्रोडक्ट की बात करना, हर जूम की मीटिंग में आना, अपलाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज रिकमेंडेड हर मीटिंग में आना, अपनी डाउनलाइन के साथ रेगुलर काउंसलिंग करना। यानी अनुशासन के साथ कुछ छोटे छोटे काम को रेगुलर बेसिस पे करना, ये दुनिया में कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी आज की सारी मीटिंग का निचोड़ अगर ये समझ में आपके आ गया, तो सारी मीटिंग समझ में आ गई आपके कि अगर बड़ी कामयाबी लेना है तो जो भी आपके अपलाइन रिकमेंड करते हैं उसके आधार पे अपना एक गेम प्लान बनाइए, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। वो सलमान खान का एक डायलॉग है ना, एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वो वाला कमिटमेंट चाहिए, वो वाला डिसिप्लिन चाहिए। आप सभी कामयाब हो, जैसे आज मेरे सपने पूरे हुए, जैसे आज यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स के सपने पूरे हुए, वैसे ही आप सभी के सपने पूरे हों। मेरी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए ग्रेट लाइफ। थैंक यू।